हो गई। यस, चलिए तो बात हम करते हैं आज कि बेसिक से बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि हम देख रहे हैं राइट, इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय लो सेल हाई, ये सबको पता है। मार्केट में जब हम आते हैं तो ये चीज़ हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें कोई भी शेयर खरीदना है तो उसे नीचे के भाव पर खरीदना है और ऊपर के भाव पर बेचना है, राइट, तभी हमें मुनाफा होगा। ये चीज़ हमने, ये जब मार्केट में आता है एक छोटा सा एक दिमाग में होता है कि हाँ सस्ते पे खरीदेंगे महंगे बेचेंगे तब हमें प्रॉफिट होगा, इतना हमें पता होता है। तो इसको बोलते हैं बुलिश व्यू, यानी कि जब हमें पता है कि मार्केट में प्रॉफिट बनेगा तो वो कब होगा, जब ऊपर जाएगा मार्केट, राइट। तो इसमें आपका जो व्यू है वो क्या है, बुलिश है, मार्केट को लेके बुल है ऊपर जाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप या तो बाय करते हैं या आप लॉन्ग करते हैं, फ्यूचर में काम करें तो लॉन्ग करते हैं, राइट, दैट इज सिंपल। और वही चीज़ आपको करनी है कि नीचे के भाव पर खरीदते हैं ऊपर भाव बेचना, उसको बोलते हैं हम गोइंग लॉन्ग, ठीक है। अगर ऐसे कुछ वर्ड आता है कि भाई आई एम गोइंग टू लॉन्ग, तो वो एक फ्यूचर को लॉन्ग वगैरह सब फ्यूचर वगैरह में यूज़ होते हैं वर्ड, ठीक है। हम बाय करने के इक्विटी वगैरह में वर्ड यूज़ होते हैं कि बाय करना सेल करना, ठीक है, समझ में आ रहा है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। वेल वहीं पर जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली कि अगर हम किसी स्टॉक को खरीदेंगे तो कहाँ खरीदेंगे, क्या यहाँ पर खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, नहीं, हमें खरीदना है कहाँ पर, यहाँ, जब ये डिस्काउंट प्राइस में होता है, राइट, हमें यहाँ खरीदना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ पर ही आएगा, यहाँ से वापस जाएगा, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि बेसिकली कि हमें ना ये नहीं पता है कि बेसिकली चलो मार्केट गिरने लग गया, अब गिरने के बाद वो कहाँ रुकेगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन। और यही बेसिकली पूरे अल्टीमेट स्कोर्स का सार है, और कह सकते हैं यही स्टॉक मार्केट का ज्ञान है कि हमें समझना है कि मार्केट बेसिकली कहाँ जाकर रुकेगा, जहाँ से हम खरीद सकते हैं, है ना। मार्केट का या तो बॉटम बोल लीजिए, या मार्केट का जो एक पिन पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ से रिवर्सल आता है, वो एक पॉइंट बोल लीजिए। तो बेसिकली रुकता कहाँ है मार्केट, वो चीज़ हमें समझनी है ना। तो वही अल्टीमेट हमारा एक पर्पस है पूरे मार्केट में समझने का कि मार्केट अगर गिर रहा है, जो हमें एक्चुअली जो चाहिए कि लो, बाय एट लो एंड सेल एट हाई, नीचे के भाव पर खरीद के ऊंचे के भाव पर बेचना, ठीक है, बाय एट लो सेल एट हाई। तो वो लो कितना लो होने वाला है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वो चीज़ हमें समझनी है। तो यही सब चीज़ हम जानेंगे, क्योंकि यही अल्टीमेट गोल है हमारा कि मार्केट अगर गिर रहा है तो कहाँ जाकर रुक सकता है, कौन से लेवल पर जाकर रुकेगा, है ना। तो वो सब चीज़ हम जानेंगे। तो पहले अब इतना समझ में आ गया आपको कि मार्केट को हमें यहाँ पर नहीं बाय करना है, हमें बाय करना है यहाँ, ठीक है, यहाँ बाय नहीं करना है, हमें बाय करना है यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। वेल सिमिलर फॉर, ठीक है, तो ये सब एक चार्ट जो मैं आपको सब शेयर कर रहा हूँ वो सब चीज़ें। वेल अगर हम बात करते हैं वहीं पर सेलिंग की, तो लास्ट टाइम जब मैं न्यू ईयर पे क्लास ले रहा था ये सब चीज़ मैं बता चुका था उसमें, लेकिन बहुत से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मैं आज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वेल तो जैसा हम देख रहे हैं कि बाय के केस में भी क्या करते हैं हम, लो एट बाय एट लो एंड सेल एट हाई, ऊपर के भाव पे बेचना, ठीक है। सिमिलर होता है यहाँ पर सेलिंग के केस में भी, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है, फ्लिप हो जाता है कि हम यहाँ पे महंगे पे बेचते हैं, सेल एट हाई बाय एट लो, यानी कि हमने महंगे प्राइस पे बेचा और वापस उसको सस्ते भाव पे खरीद लिया, तब भी हमें प्रॉफिट होता है, तब भी हमें प्रॉफिट होता है। और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अभी किसी का माइक जो है अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग किसे बोला जाता है, एक शॉर्ट सेलिंग वर्ड होता है जो मार्केट में बहुत यूज होता है, ठीक है। अगर आप किसी स्टॉक में काम कर रहे हैं या फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो वहां पर आप शॉर्ट सेलिंग से काफ़ी हद तक फैमिलियर होते हैं, राइट। तो वहां पर शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। अभी तक आपने ये सुना था कि हम बाय करके पैसा कमाते हैं, लेकिन आप सेल करके भी पैसा बना सकते हैं मार्केट में, ठीक है, सेल करके, यानी कि जब मार्केट गिर रहा होता है। बताओगे क्या, हाउ एम आई सेलिंग व्हाट आई डोंट ओन, मतलब जो मेरे पास नहीं है, हाउ एम आई सपोज्ड टू सेल इट, मतलब हाउ डू यू बिड फॉर इट, मतलब ये, हाँ, ये हमको एक राइट मिलता है मार्केट में, जब आपके पास वो कोई शेयर होता नहीं ना, आप उसे बेच सकते हैं, ये एक मार्केट में मिलता है। लेकिन आपको वहां पर जो पोजीशन होती है उसको सेम डे आपको स्कोर अप करना, उसको बाय बैक करके आपको वहां पे पोजीशन क्लोज करना पड़ती है। आप जैसे क्या होता है कि हम इक्विटी में क्या करते हैं, ये इक्विटी या कोई भी जैसे फ्यूचर में तो हम कैरी ऑन कर सकते हैं वहाँ पे हम उसको, लेकिन हम इक्विटी में ऐसा नहीं कर सकते। इक्विटी में क्या करते हैं, बाय करते हैं ना तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगले दिन के लिए, उसके अगले दिन के लिए। जैसे इंट्राडे में अगर हमने कोई लीड चीज ले रखी है मार्जिन में, तो अगर हमारे पास उतना कैपिटल है
और हम चाहते हैं कि 3 बजे के बाद 3:30 बजे के बाद उस अगले दिन के लिए हम जो है कैरी फॉरवर्ड करें, तो अगर हमारे पास मार्जिन बराबर कैपिटल है तो हम उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट ऐसा हम इसके साथ नहीं कर सकते, शॉर्ट के साथ में। अगर आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट किया है, सेल किया है, तो आपको 3:15 तक होते होते आपको उसको शॉर्ट करना, मतलब आपको उसको बाय बैक करना पड़ेगा, उसको अपनी पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा, आप उसे कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। ओके, और अगर मिस कर दिया तो, अगर कैरी वो ऑन किया तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। वो आपका ब्रोकर वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ से ट्रेड काट देगा और उसको सेल आउट कर देगा। अच्छा, ओके, ठीक है। राइट, तो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग में बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे आप इसको पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते इक्विटी के केस में। ठीक है, तो ये चीज़ है। फ्यूचर में ये हमको राइट मिलता है, हम फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है, क्योंकि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है, तो वहाँ पे हमारे पास राइट है पूरी एक्सपायरी तक। तो इसलिए जो लोग होल्डिंग में बेचना चाहते हैं, वो उनको पता है कि यार ये पूरे वीक गिनने वाला है, या पूरे हफ्ते गिनने वाला है, पूरे 15 दिन गिनने वाला है, पूरे महीने गिनने वाला है, तो वो फ्यूचर उनके पास एक ऐसा राइट होता है जहाँ पर उसको शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन इक्विटी में अगर हमें पता है कि उसमें हमें एक दिन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि हमें पता है कि पूरे वीक रहने वाला है, बट हम उसे सेम डे ही प्रॉफिट जितना बनना है उतना हम लेके निकल के बाहर, फिर उसके अगले दिन का वेट करना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर में हमें ये राइट मिलता है, ये फ़ायदा में मिलता है, इसलिए लोग फ्यूचर में काम करते हैं आज के समय में, है ना, क्योंकि मार्जिन ऑलमोस्ट उतना ही लगता है और हमें एक अच्छा खासा बड़ा मुनाफा जो कहीं ना कहीं हमें होता है, वो प्रॉफिट हमें फ्यूचर से होता है। इसलिए फ्यूचर ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप काम कर रहे हैं इक्विटी में, तो बस उसमें कैपिटल की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग करके भी हम पैसा कमा सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। अभी तक हमने सुना था कि बाय करके पैसा बनाते हैं, हम सेल करके भी पैसा बनाते हैं। ठीक है, वेल यही कुछ ऑप्शन थे। जैसे कि अगर कोई जाता है, तो मैं आपको लास्ट ये सब मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वाली क्लास के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, जो कोई पैटर्न है जो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाएगा तो डायरेक्ट डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक छोटे से पुल बैक पे दिया और उसका जैसे कोई हायर लो बना, लोअर हाई बना, आप वहाँ पे सेल आउट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से उसका जो नीचे जाता है फिर उसका प्रॉफिट होता है। सिमिलर अगर वापस से वो पुल बैक मारता है, फिर अपना नया वो लोअर हाई बनाएगा, पिछले वाले हाई से थोड़ा सा नीचे रहता है तो लोअर हाई बनाएगा, तो आप वहाँ पे फिर शॉर्ट सेल करके पैसा बनाते हैं, है ना। बट जितना जो आसान मैं बोल रहा हूँ, जितनी आसानी से बोल रहा हूँ, मार्केट में उतना ईजी नहीं होता सब चीज़ें, है ना। तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे। अभी तक केवल इतना हम समझ रहे हैं कि हाँ इस तरीके से हमें शॉर्ट सेल करना होता है। ठीक है, वेल ना अब बात आती है कि हमारा क्या सीखना पर्पस क्या है अल्टीमेट। तो हमें सीखना है एक एज। ठीक है, मार्केट में हमें एक एज गेन करनी है बाकी सब लोगों से, क्योंकि नॉलेज तो ऑलमोस्ट सभी के पास है, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, बट एक्चुअली क्या क्या सभी यूट्यूब पे वीडियो देखने वाले या यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले क्या पैसा बना रहे हैं? बात असली ये है। पर ऐसा अगर आप देखोगे तो 90% चाहे वो देखने वाले हो चाहे वीडियो बनाने वाले हो, दे आर नॉट मेकिंग मनी। रीज़न क्योंकि उनके पास एज नहीं है। ठीक है, 10-10 वीडियो देखने से या 100-100 वीडियो डेली के बेसिस पर देखने से पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है आपके पास एज होनी चाहिए, और एक स्पेसिफिक एज होनी चाहिए मार्केट में जो दूसरे बाकी ट्रेडर से आपको अलग रखे, और आपको बस उसी एज पे काम करना। मैंने कल ग्रुप के अंदर एक पोस्ट किया था, एक मैसेज किया था, आप सब लोगों ने उसको पढ़ा था? यस सर। उस मैसेज में क्या लिखा था मैं आपको, देखो मैं जाता हूँ व्हाट्सएप में, देखिए और मैसेज में आपको पढ़ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ट इज नथिंग इन ट्रेडिंग एज वी आर ट्रेडिंग इन अवर एडेप्टिव लेवल, बेटर इज गुड पिकिंग वर्ड्स, राइट। टू समवन वॉल्यूम प्रोफाइल इजियर एज हिज कॉग्निटिव लेवल, राइट। टू समवन सिंपल पास इजियर एज हिज एडेप्टिव साइकोलॉजी, राइट। मतलब कुल मिला के कुछ लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल एक टूल्स होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, उसको यूज़ करते हैं, केवल उसी के बेस पर ट्रेड करते हैं, राइट। कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, बस वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं, ट्रेंड लाइन जानते हैं और अपना रिस्क रिवॉर्ड जानते हैं, जो मैं अभी क्लास लूँगा कल के दिन, राइट। तो वो रिस्क रिवॉर्ड के बेटर उसके बेस पर ही पैसा बना रहे हैं अच्छा खासा। बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही उनको पैसा बना के दे रहा है ना। कुछ लोग थोड़ा सा वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ अलग स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो आपको पहले ये चीज़ समझनी है कि बेसिकली मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन सी साइकोलॉजी यूज़ करनी है और मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी करनी है। मैं मल्टीपल चीज़ें बताऊंगा आपको, एंड नाउ पर आपको देखना है आपकी पर्सनालिटी को, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को कौन सी सूट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है अपन को। तो हमें कुल मिला के पूरा पर्पस यही है, आप जब चीज़ें चाहे वो आपका
6 महीने के अंदर हो जाए, 1 साल के अंदर हो जाए, 2 साल के अंदर हो, 5 साल के अंदर हो, जिस दिन आपको इस ट्रेडिंग की एज आ जाएगी उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सिंपल है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये भी चीज़ मतलब सोचिएगा कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग करके ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं, राइट। जितना एक इंट्राडे ट्रेडर पैसे नहीं कमाता ना, उससे अच्छा पैसा एक स्विंग ट्रेडर कमाता है, क्योंकि एक स्विंग ट्रेडर के पास में उसको एक एज होती है, हर किसी का अपना एक स्पेसिफिकेशन है, राइट। तो एक स्विंग ट्रेडर जो एक अच्छा पैसे कमा रहा है एक इंट्राडे ट्रेडर से, क्यों? क्योंकि उसके पास एक एज है जो उसको इंट्राडे ट्रेडर से अच्छा पैसा बना के दे रही है, तो वो उसी में खुश है, राइट। और एक इंट्राडे ट्रेडर है जिसको पता है कि मैं इंट्राडे करके, क्योंकि मेरे को उतना नहीं पता कि भाई मैं होल्डिंग में नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में आज का ट्रेड किया, आज का प्रॉफिट निकाला और वो अपना कैलकुलेशन के हिसाब से अपना पर्सनल रिटर्न देखा और मंथली रिटर्न इतना उसका निकल के आ रहा है एंड ही इज हैप्पी विद दैट। वो नहीं चाहता कि उसको किसी को जिनकी वो देखे कि आज रेड है, कल 5% बढ़ गया, आज 2% डाउन हो गया, फिर वो 5% बढ़ गया। अब ये देखो क्या हुआ सर? सर, वॉइस ब्रेक हो जा रही है आप तरफ से ना, एक दो बार पीछे जैसे अभी होगी जनरली। बाइक स्प्लिट, अच्छा वॉइस स्प्लिट हो रही है क्या? अभी ठीक आ रहा है? हाँ सर, वॉइस हाँ अब ठीक आ रही सर। ओके, ठीक है। तो हमें बस एक ही चीज़ समझनी है, मैं जितनी भी चीज़ें जितने क्लास में लेने वाला हूँ, बस आपको ना जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको ये देखना है कि मेरे को कौन सी चीज़ सूट करेगी। क्या मेरे को कोई पैटर्न बेस्ड काम करना है, क्या मेरे को प्राइस एक्शन पे काम करना है, क्या मेरे को डिमांड सप्लाई जोन पे काम करना है, क्या मेरे को इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर बनना है, क्या मेरे को इंट्राडे ट्रेडर बेस्ड ट्रेडर बनना है, क्या मेरे को स्विंग ट्रेडर मेरे को बनना चाहिए, या मेरे लिए इन्वेस्टिंग अच्छी है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको जज करना है खुद के लेवल पर, राइट। ये चीज़ आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगी। हम ये चीज़ें चलेंगे सबके हिसाब से चलेंगे, बट ये कहीं ना कहीं आपको अपना एज खुद फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना आपको है, ये चीज़ वेल इतना समझ में आ गया? ये बात सभी को समझ आ रही है ना? जी सर। बढ़िया। वेल नाउ अब बात आती है लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, जो कि मैं फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि लाइन चार्ट क्या होता है और कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। एक लाइन चार्ट में हमें केवल एक क्लोजिंग प्राइस मिलता है, ठीक है, जहां हम क्लोजिंग प्राइस को मिला के जो है एक लाइन ड्रॉ होती जाती है, पॉइंट मिलते जाएंगे क्लोजिंग प्राइस के, उनको मिलाते जाएंगे तो एक लाइन मिलेगी एंड दैट इज लाइन चार्ट। दूसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसके अंदर 4 प्राइस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ओपन, हाई, लो, क्लोज, राइट। 4 प्राइस होते हैं उसके अंदर, और वो 4 प्राइस आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ट्रेडिंग करने में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए, तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। बट हाँ कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूजन देती हैं आपको कैंडलस्टिक, वो आपको लाइन चार्ट से क्लियर हो जाती हैं, जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। वेल ये सब बातें हैं। अब आप अगर बात करें यहाँ पर, तो जो मैंने डिस्कस भी किया था कि जैसे लाइन चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट में अगर डिफरेंस देखें तो आप देखेंगे, मान के चलिए डेली कैंडल की अपन बात करें तो ये डेली आपका डेली का लाइन है और ये डेली का कैंडल है। अब आप देखेंगे तो इस डेली की कैंडल में 4 प्राइस आपको दिखेंगे, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, ये 4 प्राइस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहे हैं? सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। है ना। अब इस कैंडल से आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई ये एक बियरिश कैंडल हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, यानी कि उस दिन मार्केट में फॉल आया था, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ अब कितने बजे फॉल आया था, कब मार्केट में बेसिकली शार्प सेलिंग हुई थी, ये चीज़ कैसे पता लगाए? तो अगर मान के चलिए अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम ना होता, डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन ट्रेडिंग कर रहे होते तो डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल बनती, ठीक है। तो अब इस कैंडल के अंदर किस पर्टिकुलर टाइम पर ज़्यादा सप्लाई थी, किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा जो है एकदम से हैवी सेलिंग आई थी, ये हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम स्विच करें आपका लाइन चार्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा लाइन चार्ट 1 डे का लाइन चार्ट है। तो चूंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से मिलकर बना हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है कि बेसिकली मॉर्निंग में एक सप्लाई यहाँ पे एकदम से शार्प आई थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किया, ठीक है, यहाँ रेस्ट किया, और उसके बाद फिर मार्केट ने वापस से एक अगेन सप्लाई दी, ठीक है, मार्केट ने एक अगेन सप्लाई दिया, ये दिखाई दे रहा है सभी को। तो
तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां पर मार्केट ने रेस्ट किया था, यानी कि यहां पर क्या है कि कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके गए, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वापस से ये ऑर्डर जो है मार्केट को रोकेंगे ऊपर जाने से। यहां पर कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके आए थे, यानी कि अच्छी खासी यहां पर सप्लाई थी, तो मार्केट को हैवी सप्लाई होने की वजह से मार्केट को नीचे लेके गए। अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में वापस से यहाँ पे एक स्टक मार्केट हो जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर एक रुकावट यहाँ मार्केट को देखने को मिलेगी। हो सकता है वापस नीचे ले जाए या हो सकता है मार्केट इसी रेंज में फंस के रह जाए। सर ये स्टार्ट ना प्लीज दोबारा समझाना प्लीज, अच्छा लग रहा मुझे। ओके ओके ओके, देखिए तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे क्या है, ये कैंडल है। इस कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 प्राइस दिख रहे हैं। बाकी इसके अलावा इस कैंडल से क्या पता चल रहा है, इस कैंडल में 4 प्राइस आपको दिख रहे हैं, रेड कैंडल है यानी कि बेरिश कैंडल है, इतना हमें समझ में आ गया। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई तीसरी पांचवी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, राइट, तो हम अगर यहाँ पर लाइन चार्ट का थोड़ा सा हेल्प लें तो हमें यहाँ पता चलेगा कि इस लाइन चार्ट के अंदर एक तो सुबह मॉर्निंग में यानी कि इनिशियली यहाँ पे एक फॉल आया था, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से ये वाली क्लोजिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस, यानी कि यहाँ से फॉल होकर एकदम से यहाँ पे रुका और फिर यहाँ मार्केट बीच बीच में यहाँ स्टक करता रहा, इस वाली रेंज में फंसा काफी टाइम तक, है ना, और फिर यहाँ से फिर एक अगेन सेलिंग आया। जी सर बताएं। ये कैंडल सर वन डे चार्ट की सर, कैंडल वन डे लाइन देख रहे हो? हाँ वन डे की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है, वन डे की बात कर रहा ठीक हूँ। है सर, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम ले सकते हैं, मैं वन डे का एग्जांपल लेके मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक टाइम कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल मैं वन डे की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर प्राइस क्या हुआ है, स्टक हुआ है, तो ये एक एरिया जो है कहीं ना कहीं आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी सपोर्ट का काम करता है, लेकिन जैसे ब्रेक कर दिया अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये कैसे करता है ये सब मैं बताऊंगा, ये फिलिप वगैरह सब चीजें। अभी फिलहाल में देखिए तो ये वाला जो एरिया था, ठीक है, दिस एरिया इज द मेजर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वेयर मोर ऑर्डर्स आर अवेलेबल, राइट, चाहे वो बाइंग के भी हो सकते हैं सेलिंग के भी हो सकते हैं। तो अगर प्राइस अगर इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे प्राइस रुकेगा जरूर, एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, इज दैट सिंपल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें लाइन चार्ट से चीज क्लियर हो गई, हम इतना समझना हमें कि लाइन चार्ट भी हमें हेल्प करती है, जब कैंडलस्टिक कंफ्यूज करती है तो हम लाइन चार्ट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इतना सा मैं बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? जी सर। चलिए बढ़िया। वेल, तो जैसे मैं बता रहा था कैंडलस्टिक में, तो बेसिकली कैंडलस्टिक क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल जो होती है जो कि बुलिश कैंडल कहलाती है, राइट, तो उसमें भी 4 प्राइस होते हैं, ओपन, ठीक है, और क्लोज, एंड टॉप का जो पॉइंट होता है वो हाई, दोनों में सेम पॉइंट हाई होता है और लो भी सबका बराबर होता है, मतलब उसका भी लो पॉइंट सबसे नीचे का बॉटम का और सबसे हाई का जो पॉइंट होता है वो हाई कहलाता है, दोनों कैंडल के अंदर, ग्रीन और रेड के अंदर। ठीक है, अब जो ओपन प्राइस होता है ग्रीन कैंडल के अंदर, वहां पे क्या होता है, नीचे होता है ओपन, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ग्रीन यानी बुल यानी कि अप ट्रेंड, अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि प्राइस कम पे खरीद के महंगे बेचना, सिंपल। ठीक है, कम पे खरीदना, हमको सस्ते पे खरीदना है और महंगे बेचना है। तो सस्ते पे यानी कि जब ये नीचे था प्राइस तब ये सस्ता था, और जब ऊपर चला गया तो ये महंगा हो गया, है ना, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई, तो यानी कि सस्ते पे से महंगे पे क्लोजिंग हुई है, तो दैट इज ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, है ना। प्राइस बढ़ गया, जब प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज होती है कोई चीज, तो इसका मतलब बुलिश, मार्केट के अंदर तो बुलिश ही बोलते हैं, है ना। तो उस तरीके से हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो वो चीज मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, ओपन इसका नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, दैट इज बुलिश कैंडल। ठीक है, जिसके अंदर 4 प्राइस है। सिमिलर आपके रीजन की बात करें बेरिश कैंडल, तो यहां पर ओपन ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि सस्ते क्या हुआ, महंगे पे बेचा और सस्ते पे वापस से उसको खरीदा या फिर उसको क्लोज कर दिया, तो क्या हुआ, महंगे से नीचे सस्ता खरीद कर दिया उसको और चीप कर दिया उसको, तो वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, प्राइस गिर गया उसका। जब प्राइस गिर गया तो इसका मतलब है मार्केट गिर गया, यानी कि बेरिश हो गया। ठीक है, जब बेरिश दैट इज रेड, उसको रेड कलर से सिंबल से, रेड कलर से साइन करते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए एक बेरिश कैंडल कहलाती है। प्राइस 4 होते हैं उसके अंदर, बस दोनों फर्क क्या होता है, ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस नीचे होता है ओपन प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है क्योंकि महंगा हो गया। सिमिलर आपके लिए रेड कलर के अंदर, बेयर कैंडल के अंदर ओपन ऊपर होगा क्योंकि महंगा प्राइस ओपन हुआ था, और फिर सस्ते पे क्लोज हुआ तो वो नीचे होगा क्लोजिंग प्राइस।
ये कैंडलस्टिक समझ में आया आपको? यस सर। हाँ ओके संदीप सर, संदीप सर समझ में आ गया आपको? सर हाँ ये प्राइस वगैरह तो समझ आ गया सर, बाकी बीच में वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं समझ नहीं हाँ, पाया। रेड कैंडल क्यों बन रही है, ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, समझ में इतना तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ ये तो समझ में हाँ ये समझ आ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल है सर। ना? हाँ, बस ये समझना कि ग्रीन कैंडल कब बनेगी, रेड कैंडल कब बनेगी, इतना अपन को समझना अभी, है ना? यस चलिए, सर। ओके वेल। तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेसिकली किन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे? तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखो, एक तो प्राइस की स्टडी हम करते हैं, दूसरा वॉल्यूम जो बहुत मदद करता है, जो बताता है कि प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे आता है ह्यूमन इमोशन, ठीक है, ह्यूमन इमोशन साइकोलॉजी कह सकते हैं इस चीज़ को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? एक मिनट रुकिएगा। वेल, तो प्राइस, वॉल्यूम एंड ह्यूमन इमोशन, ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो हमें स्टडी करना है चार्ट पर, और तीनों ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही चीजें हमें चार्ट पे ही मिल जाएंगी, ठीक है, प्राइस भी हमें चार्ट पे मिलेगा, हमें वॉल्यूम भी चार्ट के ऊपर मिलेगा, एंड ह्यूमन इमोशन उस कैंडलस्टिक के बेस पे। ह्यूमन इमोशन इज द मिक्सचर ऑफ कैंडलस्टिक, राइट? तो कैंडलस्टिक के बेस पे हम ह्यूमन इमोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली मार्केट में ह्यूमन इमोशन क्या है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, राइट? तो ये चीज़ें हम चार्ट पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन इमोशन इज में कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, तो उसके बेस पे हम ह्यूमन इमोशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ हम जानेंगे। वेल, तो क्या इंडिकेटर्स भी हेल्प करता है? हाँ करता है, बट वो बाद में आता है, ठीक है, उसे हम एक सपोर्टर के तौर पे यूज करेंगे, लीडिंग के तौर पे यूज नहीं करेंगे, है ना? लीडिंग के तौर पे हम यूज करेंगे जो हमें पहले से सिग्नल देगा, प्राइस को हम प्रायोरिटी देंगे, वॉल्यूम को प्रायोरिटी देंगे, और ह्यूमन इमोशन दैट इज कैंडलस्टिक उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगर और मल्टीपल कंफर्मेशन करना है, देन वी विल कम टू इंडिकेटर, राइट? तो ये हम इस हिसाब से हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, हम चीज़ों को टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो हमारे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो प्राइस है। इज दैट क्लियर? सभी को ये बात क्लियर है? जी सर। बढ़िया। वेल, तो हम बात करते हैं इसकी, एक मिनट हुआ, नाउ सो बात हम जो कर रहे हैं कि अगर देखो क्या क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी है, तो जैसा भी मैंने बताया था, प्राइस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ह्यूमन इमोशन, राइट? तो अब इनको अगर डिकोड करें तो क्या चीज़ें, कौन से टर्म्स हैं जो कि हमें इन सब चीज़ों को मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में, ठीक है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइंग सपोर्ट, ठीक है, यानी कि हमें अगर किसी चीज़ को बाय करना है तो बेस्ट वे जो होता है वो होता है सपोर्ट पर बाय करना, ठीक है। अगर हम उसको बेचना चाह रहे, सेल आउट करना चाहते, तो रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां हम उसको सेल आउट कर सकते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, बाय सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे हमें सेल आउट करना है, ठीक है। और क्या चीजें देख सकते हैं हम, चार्ट पैटर्न्स हैं, उन सब चीजों की हेल्प ले सकते हैं, रीटेस्टिंग कंफर्मेशन के लिए रीटेस्टिंग का हम वेट कर सकते हैं, जो कि हमें मदद करेगा, हमें ट्रैप ट्रेड से बचाएगा। रीटेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, राइट? मोस्ट ऑफ दी लोग जो ट्रेड में फंस जाते हैं वो कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग के चक्कर में फंसते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर किसी ने कैंडल ने इसको ब्रेक किया है तो अब भी ऊपर जाएगा, और ये कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग होता है। मार्केट में जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं इस तरीके से। तो आपके लिए अगर वो ट्रैपिंग से बचना है तो रीटेस्टिंग इज द बेस्ट वे, ठीक है, टू एंटर इन द ट्रेड, स्पेशली इन ब्रेकआउट ट्रेड, राइट? क्या कब ब्रेकआउट मतलब कब कब करना है वो? यस, जैसे कि मान के चलिए कोई प्राइस है, एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं दिख रहा है। CTR ये बड़ा लोचा है,
ओके जैसे यह बताता हूँ, प्राइस ये मान के चलिए ये एक रेंज है और प्राइस जो है ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये दिखाई दे रहा है? हाँ अभी दिखाई है ना? दे रहा है। हाँ, तो इसके बाद क्या है, प्राइस अब ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक ह्यूमन इमोशन लगता है कि अब ये इस रेंज से बाहर जा चुका है, जो कि मैं बताऊंगा आपको, एक्यूमुलेशन वाला फेज बोलते हैं। ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ से प्राइस जो है ऊपर 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 जाएगा। बट कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद बहुत स्पीड से नीचे आता है और वो ऐसे नीचे जाता है कि वो ट्रैप कर जाता है बहुत से लोगों को। तो यहाँ पर फंसे तो कुछ लोग, उनको भी ट्रैप कर लिया, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एंट्री करते हैं। जब प्राइस एक रेंज को ब्रेक करता है तो लोगों को ये लगता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, और जितने लोग यहाँ स्पेशली रिटेलर लोग, राइट, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो लोग इस वाले लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। और होता ये है, ये एक ट्रैपिंग होता है कई बार, और वो ट्रैपिंग के चक्कर में यहाँ से वो उन सबको लपेट लेता है और अच्छा खासा लॉस लेके जाता है, ठीक है। तो कभी भी इसको क्या कहते हैं, अपने कुछ टर्म यूज किया था इसके लिए? ट्रैपिंग बोलते हैं। ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ अपन को नहीं करनी है, ब्रेकआउट फेलियर बोला जाता है बेसिकली इसको। अब हमें जो वेट करना है, जिस चीज़ का हमें इंतजार करना है, जो हमें मदद करेगी ऐसे ट्रैपिंग से बचने में, वो है रीटेस्टिंग, राइट। जो वर्ड मैं यूज कर रहा था वो है रीटेस्टिंग। तो आपको कभी भी क्या करना है, ऐसे एंट्री, जब ये ब्रेकआउट वन साइड ब्रेकआउट देता है, आपको एंट्री नहीं करना है। आपको एंट्री कब करना है, जब जो ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा, और नीचे जाने के बाद जब ये कोई बुलिश ऊपर जाने का सिग्नल देगा, तब हमें एंट्री करना है। दैट इज जब ये एक मिनट, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रेंज बनाया, ठीक है, रेंज बनाने के बाद प्राइस ने इस रेंज में चल रहा था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जब ये नीचे आता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेना चाहिए, और सपोर्ट लेके कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म करना चाहिए। कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, कैंडलस्टिक्स बनाएगा, कोई एक अच्छा खासा एक ऐसा सिग्नल यहाँ पे आपको क्रिएट करेगा, एक अपना एक डिमांड क्रिएट कर देगा, ठीक है। और वो डिमांड क्रिएट करते ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पर सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ से प्राइस नीचे जाने के मूड में नहीं है, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहता, इसने अपनी डिमांड क्रिएट कर दी है, और प्राइस फिर ऊपर जाता है। और जब जो ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, पर आपको एंट्री यहाँ करना है, इस एरिया में करना है, राइट। और फिर आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है। जी सर एक डाउट था। ये सर जो ग्राफ बताया आपने, ये जनरली कितने मतलब दिन का देखना होता है और के हिसाब से देखना होता है? वो डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं अभी सभी टाइम फ्रेम के बराबर ही बात कर रहा हूँ। हर टाइम फ्रेम में सेम पैटर्न काम करेंगे, सेम तरीका काम करेगा, ठीक ठीक है। अभी आप देखेंगे जैसे कि ये वाला जो है निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, और निफ्टी वाले चार्ट के अंदर एक पैटर्न, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक रेंज में है, मंडे के दिन अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, इस रेंज के ऊपर ओपन होता है, तो हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अगर कहीं ना कहीं यहाँ इस साइड ओपन हुआ है ऐसे, तो कहीं ना कहीं हमें एक फॉल हमें अगेन देखने को मिलेगा मार्केट में। तो एक काफ़ी क्रूशियल रेंज में मार्केट यहाँ पर जो है क्लोज हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट डे होने वाला है मंडे का दिन, या तो फॉल देगा या फिर एक अच्छा खासा ट्रेंड देगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ देखने वाली है। हाँ अभिनव जी आपके पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आप ब्रेकआउट के बारे में बता रहे थे जी सर, इसमें वॉल्यूम का क्या रोल होता है सर? ब्रेकआउट कई बार आता है तो हाँ, कहते हैं वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी तो मैं देखो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर पूरा डेडिकेटेड क्लास रखेंगे, है ना। जो टर्मिनोलॉजी में जो यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैं केवल उनको बता रहा हूँ कि बेसिकली टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ हम करने वाले हैं, है ना। रीटेस्ट क्या होती है, बाइंग एज सपोर्ट क्या होता है, बाइंग एज रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना, दिस इज नॉट एडवांस पार्ट, ठीक है। तो अभी मैं जैसे बताया आपको कि क्या है बाइंग एज सपोर्ट, तो हमें सपोर्ट पे बाय करना है। कैसे बाय करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो एक अपना हॉरिजॉन्टल हो गया, लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो जब जब प्राइस यहाँ पर आया तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं,
ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया तो आप एंट्री कर सकते हैं, प्राइस अब यहाँ पे आया तो एंट्री की जा सकती थी, यहाँ पे प्राइस आया तो एंट्री की जा सकती थी। तो बाइंग एट सपोर्ट, जब जब प्राइस यहाँ आया तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और यहाँ से देखिए प्राइस काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड गया, यहाँ से प्राइस का अच्छा अप ट्रेंड गया, है ना। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं, तो वो चीज़ों को देखना है, तो वो हम समझेंगे कि कब हमें वो सपोर्ट पे बाय करना है ना। हर सपोर्ट पे बाय नहीं किया जाता, सपोर्ट कौन सा वाला काम करेगा, कब सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, सो वी विल लुक इनटू दिस, राइट। ये चीज़ समझनी है हमें, अभी बस चलने दो, ये सब चीज़ें हो गई। एंड इसके बाद सिमिलर फॉर सेलिंग एट यू नो रेजिस्टेंस पे सपोर्ट सेल करना है, जैसे कि इसी चार्ट के अंदर देखते हैं। अभी ये वाला डिलीट हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस पे। अब ये आप जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं, ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब जब प्राइस इसके पास आ रहा है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम सेल आउट कर सकते थे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे पता चला, यहाँ तो ऑलरेडी एक टाइम हमें कंफर्मेशन था, तो यहाँ से तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो हमें जो दूसरा मौका था यहाँ पे मिला था, यहाँ पे मौका मिला, यहाँ में मौका मिला। तो ये ऐसे मौके थे जहां मार्केट को हमने यहाँ पे सेल आउट किया। मैंने पर्सनली खुद इसी ट्रेड के बेस पर हमने यहाँ पे मैंने पुट जो है सेल करवाए थे, लोग पुट बाय करवाए थे लोगों को, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा दिन था जब मैंने आंख बंद करके करवाया था, क्योंकि ये मुझे पहले से पता था मार्केट नीचे आना है। जब इस ऊपर ओपन होकर जब इस रेंज के अंदर आ गया, देन आफ्टर फिर मैंने पुट जो है पर्सनली सभी को दिए थे। तो ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको रेजिस्टेंस पे क्या करना है, सेल करना है चीज़ें को, है ना। कौन से रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो सब चीज़ जानेंगे। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो वो चीज़ हमें समझनी है। हर मार्केट के अंदर हर दिन सपोर्ट बनते हैं, हर दिन रेजिस्टेंस बनते हैं, लेकिन हर रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना, हर रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना होता, और हर रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना होता, ठीक है। ये चीज़ समझना आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैं दिखाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक यहाँ खींचा, ठीक है, फिर एक यहाँ खींचा, ठीक है, एक यहाँ खींचा, ठीक है, एक यहाँ खींचा, ऐसे ऐसे लाइन, तमाम लाइनें ऐसी ड्रॉ हो जाएंगी। अब कंफ्यूजन यहाँ से आता है, अब समझ में नहीं आता कि बेसिकली चार्ट पर करना क्या है, ठीक है। तो वो मुझे भी समझ नहीं आता उनका एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं। मैंने देखा है बहुत से यूट्यूबर्स को, ठीक है, तो वो चीज़ें रहती हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हर रेजिस्टेंस पर आपको सेल नहीं करना, हर रेजिस्टेंस पर आपको बाय नहीं करना, सपोर्ट पर बाय नहीं करना, ठीक है। कौन से वो लेवल है जहां पे बाय करना है, तो वही हम सब जानेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। वेल, चार्ट पैटर्न क्या रोल प्ले करते हैं, तो मैं अभी बताया जैसे आपको, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक है कि अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर होता तो एक अच्छा ट्रेंड जो है देखने को मिलेगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 18,000 का लेवल का ब्रेक वहाँ पे वेट कर रहा हूँ। 18,000 पहुँचते वहाँ से मार्केट गिरेगा, सो आई एम वेटिंग दैट लेवल कि जैसे 18 पहुँचे फिर वहाँ से कहीं ना कहीं पुट हम जो है बाय करेंगे, ठीक, एक अच्छा फॉल वहाँ से देखने को मिलेगा। तो उस लेवल का वेट कर रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है। वेल, तो चार्ट पैटर्न एंड देन उसके बाद रीटेस्टिंग, जो मैं अभी बताया आपको रीटेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, और रीटेस्टिंग होती क्यों है ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये चीज़ जानेंगे रीटेस्टिंग होती क्यों है ना, और क्यों हमें रीटेस्टिंग का वेट करना चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। अब बाकी अगर मैं आपको समझाऊँ, एक आइडिया, बेसिक आइडिया दूँ, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पर प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, प्राइस है जो कि इस रेंज में, ठीक है, यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब प्राइस क्या हुआ, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना कि ऊपर चला गया, आपको वेट करना है कि प्राइस नीचे आए। और जब ये नीचे आएगा, आता क्यों है, आता इसलिए जब ये रेंज से बाहर जाता है ना, तो ये आता टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए आता है कि क्या कुछ लोग रह तो नहीं गए हैं जो अभी इस रैली में सफर नहीं कर पाए हैं। अगर कुछ लोग रह गए हैं तो इस रैली में चढ़ जाइए, इस ट्रेन में चढ़ जाइए, क्योंकि अब ये ट्रेन काफी ऊपर जाने वाली है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर जब ये मार्केट नीचे जा रहा है तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल किया होगा, ठीक है, सेल किया होगा, शॉर्ट किया होगा, तो उनके ऑर्डर लगे हुए हैं, पहले से लिमिट ऑर्डर लगे रहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, HNI के, यहाँ पे एक ऑर्डर लगे रहते हैं। तो जब ऑर्डर क्या होता है, जब ब्रेकआउट आता है ना, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, उनके ऑर्डर फंस जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। HNI भी ट्रैप होते हैं, लेकिन मार्केट उनको ट्रैप नहीं करता, उनको लॉस कभी नहीं करता, ठीक है। हमेशा क्या होता है, प्राइस वो वापस नीचे आता है,
जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चेक करने के लिए, अगर आपके कोई ऑर्डर फंस गए हैं तो बता दीजिए, अपने ऑर्डर को यहाँ पे काट लीजिए। तो अपने ऑर्डर को कॉस्ट टू कॉस्ट काट लेते हैं, जो ऑर्डर उनके लिमिट ऑर्डर लगे थे, तो अपने ऑर्डर को काट लिए। उसके बाद काटने के बाद अपनी वो बाइंग पोजीशन बनाते हैं और मार्केट को फिर वो ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे लिए एक सही मौका होता है यहाँ पे एंट्री करने का। जब वो अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो अभी हम जो पूछ रहे थे आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि वो एंट्री ले चुके हैं। उसके बाद जब वो नीचे आएगा, जब वो रीटेस्टिंग के बाद जाएगा तो यहाँ पे एक अगेन वॉल्यूम बढ़ेगा। जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम घटने लगेगा। एक चीज याद रखिए, ये सब बताऊंगा अभी आपको, समझ नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लग गया, इसका मतलब है उन्होंने अपनी पोजीशन, नई पोजीशन बनाई है, फ्रेश पोजीशन बनाई है जो कि बाइंग के लिए, और फिर प्राइस ऊपर जाने लगता है। समझ आया अभी सभी को? रीटेस्टिंग बेसिकली किस बेसिस पे हो रही है और क्यों होती है, हाँ है ना। तो बेसिकली साइकोलॉजी ये काम करती है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो नीचे उनके ऑर्डर जो रह गए हैं उनको वापस से अपने ऑर्डर को काट लें, वो पोजीशन को जो फंस गए हैं वो फंसी पोजीशन काट लें और वो वापस से उस ट्रेंड के साथ में पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। तो हमारे लिए सही टाइम होता है यहाँ पर रीटेस्टिंग में एंट्री करने का, ठीक है। प्राइस एक्शन देखें, कैसा प्राइस एक्शन देखेंगे, सो वी विल लुक इनटू दिस, ये सब जानेंगे हम, ठीक है। तो ये बातें थी जो मुझे बतानी थी आपको, ठीक है। वेल, इसके बाद तो मैंने जब से अभी आपको बोला था कि हर चीज मार्केट में जानना जरूरी नहीं है और आपको परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस आपको एक एज पकड़नी है मार्केट में, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो सकता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि आपके पास कोई तमाम चीजें नहीं है, तमाम नॉलेज नहीं है, लेकिन आप हमेशा 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ऐसा आपने रखा हुआ है कि आप गवाते तो 1 रुपये हैं लेकिन कमाते 2 रुपये हैं। यानी कि आपको जो लॉस होता है 100 रुपये का होता है, लेकिन प्रॉफिट जब भी उठाएंगे मार्केट से 200 का उठाएंगे। तो इसलिए आप लॉस भी करने के बावजूद भी हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा है। तो कुछ लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे ही अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, कोई ज़्यादा नॉलेज ना होने के बावजूद भी, सिंपल तरीका अपना के मार्केट में, है ना। और कुछ लोगों के पास एक ट्रेडिंग मेथड होता है, वो उसी का काम करते हैं, तो उनका रिस्क रिवॉर्ड भले ही कम होता है, लेकिन वो ट्रेडिंग मेथड जब भी मौका मिलता है तब अच्छा पैसा देके जाती है, ठीक है। एक वो होता है, कुछ लोग अपना सिस्टम खुद बनाते हैं जहाँ पर वो इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं, तो इंडिकेटर के बेस पर अपना सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि भाई साइकोलॉजी यूज करते हैं, स्पेशली जो कमोडिटी मैंने देखे हैं, कुछ लोग हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में जो कमोडिटी में काम करते हैं, वो साइकोलॉजी में पूरा काम करते हैं। मौका देखते हैं कि हाँ कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, त्योहार आने वाला है तो ये चीज़ बढ़ेगी, या फिर ऐसा यूएस में ऐसा हो गया तो अब यहाँ से वो चीज़ गिरने वाली है, वो 2-3 दिन पहले ही बोल देते हैं। जैसे क्रूड ऑयल मान के चलिए कि ऊपर चल रहा है, लेकिन बोलते हैं कि क्रूड ऑयल अभी 2-3 दिन बाद गिरेगा, वो लगाता जा रहा है। अभी ऐसा कोई बिलिश पैटर्न, अभी कोई ऐसा बियरिश पैटर्न नहीं बना उसके अंदर, ना ही ऐसा कोई वीकनेस दिख रही है, वो पता चलता है 2-3 दिन बाद वो गिरने भी लग जाता है, फ्री फॉल। तो वो कुछ लोग इस तरीके से प्रेडिक्ट कर लेते हैं मार्केट को। तो दिस इज द एक्सपीरियंस, राइट। वो एक्सपीरियंस है जिन्होंने अपना एक एज मार्केट के अंदर गेन किया है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है ना। वो हर किसी को नहीं आएगी, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि दिन में। जब तक हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्या करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट में चार्ट पे वो चीज फॉर्म होती है, फॉर्म होने के बाद हाँ कि ये फॉर्म हो गया है, फिर हम उसका कंफर्मेशन का वेट करते हैं, ठीक है। वो जब कंफर्मेशन मिल जाता है देन वी विल एंटर। हम ऐसा करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। लेकिन जो साइकोलॉजी पे काम करते हैं वो लोग अपनी पोजीशन पहले ही बना लेते हैं, एडवांस में बना लेते हैं, भले मार्केट जाने कोई दिक्कत नहीं, उनको पता है कि आएगा, और जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा मुनाफा कमाते हैं, है ना। तो वो एक उनका एक ट्रेडिंग एज है, ठीक है। मैं जो पर्सनली काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ हार्मोनिक पर, मैथमेटिक्स पर, ठीक है। तो वो एक मेरा एज है, तो मैं बेसिकली उस पर काम करता हूँ। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देता हूँ, मैं देता हूँ मैथमेटिक्स मार्केट में, जो मैंने खुद अडेप्ट की है पर्सनल लेवल पर, हार्मोनिक और मैथमेटिक्स, उसको देता हूँ। देन आफ्टर सेकेंड चीज़ों को वो देता हूँ, ठीक है। तो आपको अपना एक ट्रेडिंग एज बनाना है, वेल, ठीक है। तो वो यही चीज़ है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि अगर आप किसी एक रूम के अंदर अगर 100 प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बैठा लेंगे तो सबको मार्केट को देखने का नजरिया अलग अलग होगा, सबको देखने का नजरिया अलग अलग है। कोई, मैंने जैसा भी बताया था, कुछ लोग लाइन खींचते हैं, हर उस पर लाइन खींचते जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते जाते हैं, जहाँ जहाँ उनको मिलता है तो वो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते जाते हैं, है ना। तो कुछ उनका एक अपना तरीका है, कुछ लोग जो है डिमांड सप्लाई, मतलब अलग अलग तरीके से। तो सबका अपना अपना मार्केट को देखने का तरीका और सबका सही होता है, ठीक है, क्योंकि सबने अपना एक ट्रेडिंग एज बनाया है, क्योंकि उसको लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज द मार्केट। सब अपनी जगह सही है, क्योंकि वो उनके लिए काम करता है,
क्योंकि एक ट्रेडर का जरूरी नहीं है कि एक ट्रेडर जो मेरा मेथड है वो आपके लिए काम करे या आपका मेथड मेरे लिए काम करे, है ना। तो आपको अपने जो मेथड आपके लिए काम करेगा आपको उस पर काम करना है। एक मेथड सबके लिए काम नहीं करता ट्रेडिंग में, ये ट्रू है। ये थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा बेटर लगे, लेकिन ट्रू है ये चीज़ कि मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए काम करें। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इतना सब जानने के बाद आप अपने लेवल पर अपनी खुद की एक ट्रेडिंग स्टाइल बना लेंगे जो आपको काम करेगी। लेकिन आप जब किसी और को बताने जाएंगे ना, तो हो सकता है उसको वो फेवर ना करें, उसकी पर्सनालिटी को सूट ना करें, ठीक है। तो ये सबका है जो कि खुद बनाना पड़ता है, खुद ही को अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिजाइन करना पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वहां पर आप ही को ये चीज में हेल्प करना पड़ेगी, जो कि आपके एक्सपीरियंस और आपके प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। तमाम वीडियो देखने से, तमाम स्ट्रैटेजी देखने से नई चीज होती हैं, वो होती है कब, जब खुद की प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सी वाली स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनालिटी को, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करती है, ठीक है। इज दैट सिंपल। वेल, तो ये समझ में आ गया सभी को। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। वेल, तो मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, राइट। रिटेल ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूट्स, अदर बिग ट्रेडर्स, कौन जो है मार्केट को कंट्रोल करता है, राइट। तो नॉर्मली कॉमन सेंस है, सभी को बताएंगे, ऑब्वियसली बात है, बिग इंस्टीट्यूट जो होते हैं मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जो DII, जो FIIs होते हैं वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सभी को पता है। नाउ, तो वो अब बात करते हैं कि बेसिकली अब यहां से जो टर्मिनोलॉजी जो मैं फर्स्ट क्लास के अंदर, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो डिस्कस किया था, वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब जो HNI, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो बेसिकली करते कैसे, पैसा कैसे बनाते हैं, राइट, हाउ दे मेक मनी। क्योंकि आपने चीज देखी होगी कि वो चीजें हमें बहुत बातें पता चलती हैं कि यार वो प्रॉफिट में है या फिर वो पैसा बना रहे हैं, सब आ जाता है कि भाई इतना प्रॉफिट रहा इस कंपनी को, या HNI या फिर म्यूचुअल फंड इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, या वो जो उनका म्यूचुअल फंड है वो अच्छा ग्रो करता है, काम कर रहा है, तो वो भी पैसा लगाते हैं किसी स्टॉक के अंदर। वो भी अपने तरीके से पैसे को, फंड को मैनेज करते हैं। तो वो जो पैसा लगाते हैं वो हमें दिखता क्यों नहीं है, राइट। तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि वो पैसा वो ऐसे एक बार नहीं लगाते, वो पैसा टुकड़ों में लगाते हैं, ठीक है। वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं जो कि मार्केट में हम देख सकते हैं, बट एंड देन वो कैसे, अब ये चीज हम जानेंगे। तो जो बिग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर एक साथ पैसा लगाएंगे तो ऐसा मार्केट चलेगा इस तरीके से, लेकिन वो कभी भी ऐसा मार्केट एक बार में नहीं लेके जाते हैं, उससे पहले वो थकाते हैं, ठीक है। कैसे थकाते हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे इस वे में, वो मार्केट को पहले रेंज में रखते हैं, ठीक है। और इस रेंज में जब रखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। जब वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन बनाते समय क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं, पोजीशन को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। और जब वो ब्रेकआउट देता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है, मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है, राइट, सिमिलर। तो आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ पे देखो ये एक एक्यूमुलेशन है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन मींस यहां पर पोजीशन को ऐड की जा रही है, जहां पर पोजीशन बनाई जा रही है, जहां पर बाइंग पे बाइंग किए जा रहे हैं, वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में पोजीशन बाइंग कर रहे हैं, जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे ट्रेडर को पता ना चले कि बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। और जब वो डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है फिर हम यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रू है, करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है इस वाले एरिया में, है ना। वो कह नहीं सकते कि ये एक्यूमुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर दो फेस होते हैं। अब आप देखेंगे ये वाला भी एक फेस है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इस वाले फेज के अंदर क्या होता है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ आया और मार्केट नीचे फैल जाता है। तो हम कैसे जज करें कि ये जो पार्ट है, अगर मान के चलो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया तो ये वाला पार्ट ना होता है, ये वाला मार्केट यहाँ पर घूम रहा होता है इस रेंज में। सो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि ये एक्यूमुलेशन फेज है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ठीक है। वी कैन नॉट से कि दिस इज द एक्यूमुलेशन फेज एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। हमें यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा एक ब्रेकआउट का, जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट आएगा देन वी विल आइडेंटिफाई कि हाँ दिस इज एक्यूमुलेशन फेज और दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। समझ आया सबको? हाँ। संदीप सर, संदीप सर समझ में आया आपको? सर आ रहा सर, बढ़िया सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं कल रिकॉर्डिंग देखूंगा। ओके ओके, कोई नहीं।
ठीक है, तो अभी मेरा यही पर्पस है कि कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आती रहे रेगुलर बेसिस पर, है ना। तो बेसिकली क्या है, जब प्राइस एक रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाता है तब ही हम कह सकते हैं कि दिस इज द फेज ऑफ एक्यूमुलेशन। टिल देन वी कैन नॉट से कि दिस इज द पार्ट ऑफ एक्यूमुलेशन। हो सकता है ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी आ सकता था, है ना, लेकिन ये है कि हाँ इस रेंज में जब ये घूम रहा होता है तो कुछ और भी चीजें हैं जो कि एक्सपीरियंस से चीजें गेन की गई हैं, तो उनके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। और अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपन भी इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैं बताऊंगा आगे आपको कि कहीं ना कहीं हम एक्यूमुलेशन के कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो कि हम पहले से पता लगा सकते हैं कि ये एक्यूमुलेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस वॉल्यूम के बेस पे देखेंगे, कैंडलस्टिक उसके बेस पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की हेल्प से हम वहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स के होते हैं जो हमें मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि हाँ ये जो लेवल चल रहा है या जो फेज चल रहा है कि बेसिकली ये क्या है, एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, राइट। तो हम उस हिसाब से इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं पहले से। तो कुछ हमें पॉइंट यहाँ पर एंट्री करने की जगह तो हम कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर एक अच्छे प्राइस पर हमें एंट्री करने का मौका मिल सकता है, राइट। तो जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड और थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा और हम यहाँ एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रिवॉर्ड हमारे पास बहुत बड़ा है, रिस्क हमारे पास मात्र इतना ही है अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें देख के हम कहीं ना कहीं पहले एंट्री कर सकते हैं एज ब्रेकआउट होने से पहले या ब्रेकआउट के बाद में एंट्री करने से पहले, है ना। तो हम ये फायदा उठा सकते हैं। तो कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या होता है, हमें तभी पता लगेगा जब हम उस ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ही हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है या फिर ये एक्यूमुलेशन फेज है। इतना मैं बताना चाहता आपसे, ठीक है। वेल, अब प्राइस को कौन मूव करता है, प्राइस को मूव कौन करता है, ज़्यादा बायर मूव करते हैं या ज़्यादा सेलर, ठीक है। तो ये भी मैंने जो है फर्स्ट जैन को मैंने जब क्लास लिया था ये चीज़ें मैंने डिस्क्लोज किया था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्राइस को बेसिकली कौन जो है चलाता है, ज़्यादा बायर या ज़्यादा सेलर, संदीप जी? यस सर। हाँ सर, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, कौन, आपको क्या लगता है प्राइस को कौन चलाता है, व्हाट मूव्स मोर बायर्स मोर सेलर? अगर प्राइस मान के चलिए ऊपर जा रहा है तो प्राइस को कौन लेके जाएगा? हाँ हाँ, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर। एक्चुअली मेरा जो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है कुछ इधर ना मेरे तो साइड, तो अच्छा। 5-6 बार क्लास रिज्वाइन कर चुका हूँ, तो मैं ओहो। ढंग से समझ नहीं पा रहा। मैं कल ही एक पर बता पाऊंगा इसको ना। अच्छा, इट्स ओके। हाँ, मेरे साथ कुछ दिक्कत हो, नेटवर्क को दिक्कत चली रही है मेरी अच्छा, तरफ। अच्छा, अच्छा। वॉइस ब्रेक हो जाती है आपके बीच में और कट ही जा रहा है कनेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा हो रहा है। ऑल राइट, कोई नहीं, चलिए अब आगे चलते हैं। तो व्हाट मूव्स प्राइस, राइट। अब आपने देखा होगा मार्केट डेप्थ के अंदर ना, आपने क्या कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि बायर ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद प्राइस गिर रहा होता है ना। और कई बार सेलर ज़्यादा होते हैं उसके बाद प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा होता है, ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो बेसिकली वो क्या कारण है, तो उसके पीछे कारण होता है ना, आपको ज़्यादा बायर मार्केट को प्राइस को मूव नहीं करते, मूव कौन करता है, मार्केट ऑर्डर्स। जो मार्केट ऑर्डर्स पे जो खरीदते जाता है प्राइस उस डायरेक्शन में चलते जाता है। ऑर्डर भली लिमिट ऑर्डर लगे रहते हैं मार्केट डेप्थ के अंदर, ठीक है। मार्केट डेप्थ क्या होता है ये चीज़ मैं भी थोड़ा बता देता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी तो। ये खुल गया। हेलो सर। जी सर, बताएं। अगर बायर्स और सेलर्स ज़्यादा होंगे तो ऑर्डर्स भी ज़्यादा होंगे या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? मीन्स बायर्स ज़्यादा होंगे तो अपन ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऑर्डर्स ज़्यादा हैं। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऑर्डर ज़्यादा है तो मार्केट ऑर्डर ज़्यादा है। देखो वो मार्केट ऑर्डर जो करंट में जो बाय होते जा रहा है वहाँ पे प्राइस मूव करते जा रहा है ना, क्योंकि मार्केट ऑर्डर नहीं दिखते हैं प्राइस उसमें मार्केट डेप्थ में। वहाँ पे क्या दिखता है, वहाँ पे दिखते हैं लिमिट ऑर्डर, वहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर देते हैं। लेकिन उस मार्केट जो लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं कई बार क्या होता है वो लिमिट ऑर्डर से ही मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं अरे यार वो उनको लगता है कि प्राइस इस लेवल पर नहीं आएगा तो मार्केट प्राइस चल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ से प्राइस मूव कर सकता है किसी भी पल। तो बेहतर है कि काय के लिए हम लिमिट ऑर्डर लगाएं, इससे बेहतर है कि हम लिमिट ऑर्डर पे बाय करते चले जाएं।
तो वो जैसे लिमिट ऑर्डर कन्वर्ट होते हैं मार्केट ऑर्डर में तो प्राइस वहां से एकदम से मूव कर जाता है ऊपर की तरफ, या सिंपल डाउन साइड भी मूव कर जाता है अगर वो सेलिंग साइड भी बैठे हुए हैं तो, है ना। तो मार्केट ऑर्डर्स जो हैं वो प्राइस को मूव करते हैं। और वही बात मार्केट ऑर्डर्स जो लगे हैं, मान के चलिए कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे जो है जो प्राइस चल रहा है, मान के चलिए 190 चल रहा है, ठीक है, और 200 के आसपास जो है सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो जैसे ही प्राइस 190 से 200 पहुंचेगा वहां पर थोड़ा वेट करने का प्राइस एकदम से नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो 200 पे जो प्राइस थे वहां पे लिमिट ऑर्डर लगे रखे थे, तो वो जैसे ही लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होंगे तो मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहां से प्राइस एकदम से शार्प फॉल करने लगेगा। कुछ लोग होंगे जो कि भाई मार्केट ऑर्डर पे निकलते जाएंगे क्योंकि 200 190 198 पे सेल आउट करके निकल देंगे, क्योंकि उनको पता लगेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, वो सेल आउट करके निकलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट ऑर्डर्स जो होते हैं वही प्राइस को मूव करते हैं, ठीक है। तो एग्रेसिव बायर्स जो कि एग्रेसिव बायर कौन होते हैं? जो कि मार्केट प्राइस पे लेते हैं। एग्रेसिव सेलर कौन होते हैं? जो कि प्राइस मार्केट प्राइस पर सेल करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली एग्रेसिव बायर जो मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं, एग्रेसिव सेलर जो मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है? जो उसका एलटीवी प्राइस होता है, जो चल रहा होता है उस वक्त, है ना, जो टिक पे आपको दिख रहा होता है वो उसका प्राइस होता है। समझ आया? सभी को समझ आया? संदीप साहब? जी सर, जी सर, आई सर, समझ में आ रही है बात। सलीम साहब? जी सर आया। ठीक है, वेल तो जो मैं आपको बता रहा था अभी, जैसे आप देखेंगे एग्रेसिव बायर के होते हैं, आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लगातार जो है बाइंग की जा रही है। तो यहाँ पे कौन है? मार्केट ऑर्डर्स पर उठाते जा रहे हैं लोग, बाय करते जा रहे हैं, और इसलिए प्राइस लगातार जो है अप मूव देते जा रहा है ना। सेम फॉर डाउन साइड के लिए यहाँ पर सेल करते जा रहा है, जो भी प्राइस मिल रहा है लोग निकलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ जितना जल्दी निकल जाओ, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफी फॉल करेगा और हमें ज्यादा लॉस होने से अच्छा है कि हम जितना मिल रहा है उतना लॉस लेके निकले। तो वो मार्केट ऑर्डर पे ही जो है सेल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइस यहाँ पे फॉल दिखाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्रेसिव बाइंग, जहाँ पे लोग एग्रेसिव बाइंग करते जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा निफ्टी के अंदर भी एकदम से बाइंग आ जाती है और अचानक से, अभी देखो जैसे लास्ट टाइम अपन देखें, ये मैं काटूं थोड़ा सा, काफी टाइम लगेगा इसमें। अभी लास्ट टाइम कहा था मैंने, कभी एग्जांपल, हाँ ये वाला था, एक्सपायरी की बात करते हैं। ये एक्सपायरी वाला दिन था, राइट। आप देखेंगे यहाँ से मार्केट सुबह से थोड़ा वीक हो रहा था, यहाँ गिरा, और फिर जब लास्ट का ये कम से कम 12:30 बजे के आसपास का था, मार्केट यहाँ से गिरा नहीं, और फिर यहाँ से क्या हुआ, बाइंग होना स्टार्ट हो गई। 5 मिनट के लिए चलता, ठीक है। तो आप देखो, तो यहाँ से क्या हुआ, एग्रेसिव बाइंग होना स्टार्ट हुई, देखो लगातार यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग होना स्टार्ट हुई, लगभग यहाँ पे 12:30 से लेके 12:55 तक। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर वापस बाइंग स्टार्ट हो गई, फिर अगेन प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर अगेन लास्ट के टाइम पर फिर अगेन यहाँ पे वापस जो है बाइंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये एग्रेसिव बाइंग के एग्जांपल, मार्केट जब एकदम से बुलिश होता है ना ट्रेंड, तो वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव बाइंग का एक एग्जांपल होता है, ठीक है। तो एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे की जा रही है लगातार मार्केट के अंदर, दिखाई दे रहा है? ये आप बोल रहे हो मतलब जो बाकी प्लेयर्स हैं मार्केट में, दे आर आल्सो ऑर्डरिंग, तो उसके कारण ये ट्रेंड बन रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और आप ये देखेंगे, और ये जब हुआ था तो इसके बाद हुआ क्या, नेक्स्ट डे मार्केट में एक अप ट्रेंड गैप अप ओपनिंग हुआ, और साथ में शुरुआत में फिर एक अच्छा बुलिश ट्रेंड शुरुआत में इनिशियल फर्स्ट हाफ के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, एक अप ट्रेंड भी देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा ये एक साइन होता है, ये भी मैं स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि जब लास्ट के लास्ट के कुछ आवर्स के अंदर जब एग्रेसिव बाइंग होती है ना, तो ये साइन है कि अगले दिन मार्केट बुलिश ओपन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजी बोल सकते हैं आप इसको, कि जब लास्ट के आवर्स के अंदर, लास्ट के टाइम के अंदर जब एग्रेसिव बाइंग होना स्टार्ट होती है ना, तो अगले दिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप होता है, और हो सकता है कि बुलिश ट्रेंड को भी कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो ये चीज भी एक देखने वाली बात होती है, ठीक है। अभी आप देखोगे कहीं ना कहीं ये भी चीज यहाँ पे एक
थोड़ा सा लास्ट में भी यहाँ पे रिकवरी आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर रिकवरी आना स्टार्ट हुई थी। तो अब देखने वाली बात है कि अब ये रिकवरी कहाँ, कल के दिन क्या होती है, ये आज का ही है, हाँ ये फाइनल है। ये समझ आ रहा है किस तरीके से एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग की बात कर रहा हूँ। यस सर, इस हिसाब से तो कल भी बुलिश ही रहेगा शायद। हाँ अभी वो क्या है देखो, मैं यहाँ पे बता ही गया था, तो ये चैनल है, काफी बीच में तो यहाँ एक चैनल है जो कि बराबर पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैटर करता है क्लोजिंग, ठीक है, कि अब इस चैनल को ब्रेकआउट अगर आता है ऊपर की तरफ, तो जो मेरा लेवल बना हुआ है ये वाला ये एरिया, ये 18,000 का लेवल है, ये कहीं ना कहीं ये टच होना चाहिए, तब मैं कहीं ना मानूंगा कि हाँ यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, राइट, क्योंकि आगे भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एक सप्लाई अवेलेबल है, ठीक है, जब ये मार्केट यहाँ फ्री फॉल हुआ था, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट लेवल, तब तक अगर ये गिरता है तो मेरे पास समझ जाएगी कौन से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग गिरा है। तो फिलहाल एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये कल के दिन मार्केट के मंडे के दिन मार्केट अगर ओपन होता है तो बुलिश ट्रेंड पकड़े, राइट, अगर एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के जाता है तो, है ना, और अगर आया भी डाउन ट्रेंड तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से एक्शन बनाएंगे, तो यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने में एज कम्पेयर टू कि अगर मंडे के दिन मार्केट नीचे गिरता है तो, ठीक है, तो वो सीन है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट लेवल, है ना, मैं इस लेवल का वेट कर रहा हूँ। चलिए तो ठीक है, एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग की बात हुई, है ना, तो यही एग्रेसिव बाइंग जो है क्या करती है, रिवर्सल लेके आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट में जो बोलते हैं रिवर्सल आ गया तो वो एग्रेसिव बाइंग की वजह से होता है, तो एक प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, और ज़्यादातर जो अभी बताता हूँ जो कैंडलस्टिक बताऊंगा तब मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, बट फिर मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जब मार्केट गिरता है और जब रिवर्सल आता है तो याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग वाला साइन होता है जब ऐसा कभी कोई ऐसा पैटर्न बन जाता है जो कि होता है बुलिश एनगल्फिंग। अगर बुलिश एनगल्फिंग बन गया बॉटम पर तो आप समझिए यहाँ से रिवर्सल आ रहा है और वहां से हो सकता है एग्रेसिव बाइंग भी है, ठीक है। अब ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं समझ में आएगा बहुत से लोगों को क्या होता है, तो ये मैं कैंडलस्टिक समझाऊंगा तब फिर इस पर मैं डेप्थ में जाके बात करूंगा, ठीक है। कुछ लोगों को बेसिक बारे में पता पहले से पता हुआ है पर कुछ लोगों को नहीं है, तो इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि जिनको पता है तो उनको मैं पहले ही बताता हूँ कि जब कभी भी ऐसा बॉटम पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाए तो आप ज़्यादातर 80 से 90% केस में आप बाइंग करिए रिवर्सल ट्रेड, राइट। और अगर वहाँ पे अगर कोई ऐसा वहाँ पे अगर सपोर्ट अवेलेबल है, डिमांड अवेलेबल है, तो एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है, मतलब वहाँ पे फिर कोई 90 पर आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। फिर तो ये बात है किस्मत ही खराब है तो वो बात रहेगी वो ऐसे जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा और वो भी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में, है ना, एक अच्छी रेडी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी जिनको समझ में आ रहा होगा वो समझ पाएंगे, बाकी जिनको नहीं आ रहा उनको फिर हम आगे समझाएंगे, ठीक है। तो ऐसा रिवर्सल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो चीज़ ठीक है। वेल तो अल्टीमेटली अभी हमने पूरे सेशन के अंदर क्या समझा कि बेसिकली बुलिश ट्रेंड कब आता है, बेयरिश ट्रेंड कब आता है, कब लॉन्ग करना है, शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, ये समझ में आया। ट्रेडिंग एज जिसकी हमने बात की, ठीक है। कंसोलिडेशन फेज क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पार्ट आते हैं। एक्यूमुलेशन पे हमें जो है बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। रिवर्सल ये चीज़ मैं बता चुका हूँ जहाँ पे एग्रेसिव बाइंग की वजह से रिवर्सल आता है ना। ये सब समझ में आए, टर्मिनोलॉजी मैंने आप लोगों को आज समझाई, समझ में आई सब लोगों को? हाँ भेज दो भाई। यस सर, सभी को क्लियर है? काफी हद तक। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं जो मार्केट में हम डेली बेसिस पर मार्केट में काम करते हैं तो समझ सुनते रहते हैं, ठीक है। तो आज ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी कि एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंसोलिडेशन फेज क्या होता है। अब ये सब जब क्लास लेंगे तो ये सब चीज़ें बार बार यूज होंगी तो वैसे आपके हैबिट में आ जाएंगी, है ना। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर नहीं भी आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेसिस पर क्लास लेंगे तो ये सब चीज़ें तो यूज होने वाली हैं, ठीक है। और बाकी पर आज भी मैंने काफ़ी तक ये समझा ही नहीं है आपको। तो ये था एक बेसिक पार्ट जो मुझे आपको समझाना था, यहाँ पे क्लियर होता है।
अब यहाँ से हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे, जो हम कल से हम बात क्लास लेंगे वो लेंगे हम रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, उसके बाद हम कैंडलस्टिक, फिर हमारा मेन पार्ट चलेगा, है ना। अब मैं एक्चुअली इसमें एक और चीज प्लान कर रहा हूँ। क्या प्लान कर रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि थोड़े से ट्रेड पहले से करते हैं, तो जिनको बेसिक नॉलेज पहले से अवेलेबल है ना, तो इनके लिए काफ़ी बहुत बेसिक चीज़ें हो रही हैं। तो मैं इनको अकॉर्डिंगली, और जो लोग बिल्कुल बिगिनर है जिनको कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, तो उनको भी साथ में लेके चलना है, ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग भी चलना है। तो मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि वीक में एटलीस्ट, ठीक है, 1 या 2 क्लास हम रखेंगे ऑप्शन के ऊपर, थोड़ा एडवांस चीज़ें डिस्कस करेंगे, और फिर जो हमारी बाकी क्लास चल रही है बेसिक वो तो चलेंगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि वीक में एटलीस्ट एक सिंगल क्लास तो एटलीस्ट ऐसी रहे जो हमारे एडवांस टॉपिक से रिलेटेड रहे, तो जिससे आपका भी कवर होता रहेगा, जो कि बेसिक नॉलेज पहले से रखते हैं, सब चीज़ें हैं, और चाहते हैं कि एक एडवांस चीज़ें हम सीखें, तो वो चीज़ें कवर होती रहेंगी, प्लस साथ में हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ही रहे हैं। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ श्योर सर। बाकी मैं स्क्रीन पहले इस रिकॉर्डिंग को क्लोज कर देता हूँ।